शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र में योद्धाओं की दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। कुछ योद्धा तीरों से लहूलुहान होकर गिर रहे थे और तभी 4 विषैले तीर अचानक श्रुतिका पर झपटे। अगर कोई योद्धा उन्हें छू ले तो वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। ऐसा लग रहा था कि श्रुतिका के पास बचने का कोई तरीका नहीं है। वहीं समूह में शामिल योद्धा चारों दैवीय साम्राज्यों के प्रतिभाशाली योद्धा थे, इसलिए बेहद फुर्तीले होने के साथ उनके पास अपने अनूठे कौशल भी थे। मगर अब दोनों तरफ से तीरों से घिरने के बाद राजकुमारी श्रुतिका निराशाजनक स्थिति में फंस चुकी थी। अगर ये कोई और समय होता तो कई योद्धा राजकुमारी को बचाने के लिए आगे आते। दैवीय साम्राज्य की इस राजकुमारी की जान बचाना किसी भी साधारण युवराज के लिए बेहद ऊंचा सम्मान था। यही नहीं, इस वक्त अगर वो राजकुमारी को बचा पाते तो पवन दैवीय साम्राज्य उनका एहसानमंद हो जाता। लेकिन फिर भी किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि दिव्यनाग विष बहुत घातक था। अगर कोई उन तीरों को छूने की कोशिश भी करता तो वो खुद मौत के घाट उतरने जैसा होता। यही नहीं, तीरों को छूने पर उनकी गति और ज्यादा बढ़ जाती। इसलिए तीरों की दिशा बदलने की कोशिश करना भी राजकुमारी को मौत के मुंह में धकेलने जैसा होता। इस समय युवराज शाश्वत की नजर राजकुमारी श्रुतिका पर ही टिकी थी। श्रुतिका दी! अपनी बहन की दुर्दशा देखकर शाश्वत चिल्ला उठा। वो और श्रुतिका सबसे आगे चल रहे थे और दूसरे योद्धाओं की तुलना में काफी सुरक्षित भी थे। इसलिए शाश्वत को उम्मीद नहीं थी कि श्रुतिका एक अंधे कोने में फंस जाएगी। लेकिन दोनों तरफ से अनगिनत तीर करीब आ रहे थे, इसलिए उनके भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहीं श्रुतिका के चेहरे पर भी डर के भाव दिखाई दिए। उसने दाएं और बाएं देखा, जैसे वो किसी अदृश्य राह की तलाश कर रही हो। फिर उसने हल्के से पलकें झपकाई और अगले ही पल उसके माणिक्य कंगन की शक्ति उसके चारों ओर फैलने लगी। दरअसल वो समय के नियम का प्रयोग करके उन तीरों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तीर पहले से ही समय के नियम से बंधे हुए थे और श्रुतिका के समय के नियम से अधिक शक्तिशाली लग रहे थे। इसलिए उन तीरों ने उड़ना बंद नहीं किया और अपनी पुरानी गति से आगे बढ़ते रहे। श्रुतिका के समय के नियम का असर तीरों पर तो बिल्कुल नहीं पड़ा। उल्टा उसने आसपास के योद्धाओं के समय को भी धीमा कर दिया और पलक झपकते ही पूरा संतुलन बिगड़ गया। ये देखकर श्रुतिका घबरा गई और उसने तुरंत अपने समय के नियम की शक्ति को वापस खींच लिया। अचानक हुए इस बदलाव से सभी योद्धा झुंझला उठे। उनके अनुसार श्रुतिका ने बाकी सभी योद्धाओं की लगभग जान ही ले ली थी। उन तीरों पर समय का नियम अप्रभावी था, इसलिए श्रुतिका ने अब उन्हें रोकने के लिए किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की। अब वो धीरे धीरे मौत को करीब आते बस देख ही सकती थी। निराश होते हुए श्रुतिका मन ही मन बोली, क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूं? पिताश्री सही कह रहे थे। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ मैं अकेले गुप्त क्षेत्र में आने के योग्य नहीं हूं, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं गुप्त क्षेत्र की अपनी पहली यात्रा में ही मारी जाऊंगी। श्रुतिका एक खुशमिजाज और मासूम लड़की थी। शायद अच्छे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि वो पूरी दुनिया को अपनी तरह ही अच्छा समझते हैं। श्रुतिका भी इस दुनिया की सच्चाई और क्रूरता से बिल्कुल अनजान थी। इस समय उसे पछतावा हो रहा था। उसके पिता उसे एक दैवीय श्रेणी का कवच देना चाहते थे जो इन तीरों को रोकने में सक्षम होता, लेकिन श्रुतिका ने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि वो खुद के बल पर आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन अब जब इस तरह उसका सामना मौत से हुआ, तब उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी। लेकिन दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी है। विषैले तीर मृत्यु दूतों की तरह कदम दर कदम उसके और भी करीब आ रहे थे और उसी क्षण नील ने दिव्य चुंबकीय पत्थर को धकेलना बंद कर दिया और वो तुरंत आयाम पार करके राजकुमारी श्रुतिका के पास लौट आया। पार्थ वापस क्यों आ गया? श्रुतिका की आंखें डर और हैरानी से फैल गई। मैं तो पहले ही तीरों के बीच फंसकर अपने अंत तक पहुंच चुकी हूं। ऐसे में पार्थ भी क्यों यहां मरने चला आया? श्रुतिका कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। यही नहीं, जब तक कि नील उन तीरों को खुद नहीं रोकता, तब तक श्रुतिका का बचना बिल्कुल असंभव होगा और उन तीरों को छूते ही दिव्यनाग विष नील के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तभी एक योद्धा चिल्लाकर बोला, पार्थ, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से वो पत्थर धकेलो। क्या तुम हमें मरने देना चाहते हो? बेवकूफ, हम लगभग इस क्षेत्र से बाहर निकल गए थे, फिर तुम वापस क्यों गए? दूसरा योद्धा भी झुंझलाकर बोला। और तभी एक अन्य योद्धा चिल्लाया, अरे पार्थ, वापस आओ। अगर तुम उस दिव्य चुंबकीय पत्थर को नहीं धकेलोगे तो हम सभी मारे जाएंगे।
हालांकि यहां तक भी वो नील की बदौलत ही पहुंचे थे, लेकिन अब वो चाहते थे कि नील उन्हें यूं बीच मझधार में छोड़कर ना जाए और पत्थर को अंत तक धकेलता रहे ताकि हर कोई इस क्षेत्र से बाहर निकल सके। वहीं उन सब की बातों को सुनकर भी नील ने अपनी आंखें घुमा ली। उसे दूसरों के जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन राजकुमारी श्रुतिका ने नील को अपना अर्धदैवीय उपकरण उधार दिया था, नहीं तो वो पेरियार सम्राट का सामना नहीं कर पाता। इसके लिए नील श्रुतिका का आभारी था और इसीलिए वो राजकुमारी श्रुतिका को बचाना चाहता था। जब नील श्रुतिका की तरफ दौड़ा तो जहरीले तीर बाएं और दाएं दोनों तरफ से बढ़ रहे थे और वो श्रुतिका से केवल आधे गज से भी कम दूरी पर थे। पार्थ, आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कहते हुए राजकुमारी श्रुतिका के चेहरे पर डर के भाव थे। नील को उन तीरों की तरफ बढ़ते देख सभी लोग डर से कांप उठे, क्योंकि सभी ने उन तीरों पर लगे दिव्यनाग विष के असर को अपनी आंखों से देखा था। फिर भला नील उन्हें ऐसे ही पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था? आखिर ये लड़का अपनी मौत को खुद आमंत्रित क्यों कर रहा है? इस दृश्य को देख रहे सभी लोगों के मन में बस यही सवाल था। लेकिन तभी नील ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दाईं ओर के 2 तीरों की नोक पर दबाव डाला। उन तीरों को छूते ही उनकी गति बढ़ गई। नील जानता था कि अगर उसने उन तीरों पर लापरवाही से वार किया तो वो पलक झपकते ही श्रुतिका के शरीर को भेद सकते हैं। इसलिए उसने तीर की नोक को पकड़ने का विकल्प चुना। लेकिन जिस पल नील ने तीरों की नोक पकड़ी तो उसे तीरों से एक बहुत बड़ी शक्ति निकलती महसूस हुई। उन शक्तिशाली तीरों को पकड़ने के बाद नील ने एक कुशल चाल का उपयोग करते हुए दोनों तीरों के प्रभाव से श्रुतिका को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उसके हाथों का पिछला हिस्सा सीधे श्रुतिका के शरीर से जा टकराया। नील के हाथ की उस टक्कर के कारण श्रुतिका दूसरी तरफ गिर गई और उस बड़े खतरे से बच गई। वहीं बाकी दोनों तीर नील की हथेलियों को छेदते हुए आगे बढ़ गए और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। और जहां तक बाकी तीरों की बात है तो नील ने आयाम के नियम को सक्रिय किया और उस जगह से थोड़ी दूर चला गया, जिससे बाकी दोनों तीर भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ गए। खतरा टलने के बाद नील ने अपनी हथेलियों को देखा तो पाया कि उनसे खून निकल रहा था और नीले रंग का दिव्यनाग विष धीरे धीरे उसकी कलाइयों तक फैल रहा था। हालांकि नील का शरीर किसी आकाश श्रेणी के हथियार के बराबर था, फिर भी उसके हाथ 2 तीरों से छेद दिए गए थे। ऐसे में कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि उन तीरों की शक्ति कितनी भयानक है। वहीं गिरकर खड़ी होने के बाद राजकुमारी श्रुतिका की नजर नील पर टिक गई। हालांकि वो जानती थी कि वो बच गई है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब नील की जान मुश्किल में है। उसने देखा कि दिव्यनाग विष अब नील की कलाइयों पर फैलने लगा था। इस व्यक्ति के भरोसे मत रहो, वो अब नहीं बचेगा। चलो हम खुद ही पत्थर को धकेलते हैं। हाँ जल्दी चलो, सभी लोग सावधान रहें और पार्थ को न छुएं, वरना हम सब भी दिव्यनाग विष से मारे जाएंगे। कुछ योद्धा जो सदमे से उभर चुके थे अब उन्होंने नील पर ध्यान नहीं दिया। अगर वो अब भी दिव्य चुंबकीय पत्थर को नहीं धकेलते तो वो सभी मारे जाते। इसलिए 5 या 6 आकृतियां उड़कर आगे गई और दिव्य चुंबकीय पत्थर को धकेलना शुरू कर दिया। जब कई योद्धाओं ने एक साथ पत्थर को धकेला तो वो फिर से हिलना शुरू हो गया, लेकिन वो एक बार में केवल 5 या 10 गज ही आगे बढ़ रहा था। वहीं युवराज शाश्वत, श्रुतिका, योगेश और दीपिका अब भी नील को हैरानी से देख रहे थे। दिव्यनाग विष उसके शरीर पर फैल रहा है, लेकिन वो उसके शरीर को नष्ट क्यों नहीं कर पा रहा? ये सवाल श्रुतिका और शाश्वत के दिमाग में कौंध रहा था। हालांकि राजकुमार, योगेश और दीपिका भी हैरान थे, लेकिन वो दोनों जानते थे कि नील कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता है। फिर भी वो समझ नहीं पा रहे थे कि नील उस दिव्यनाग विष को कैसे झेल पा रहा है। सभी जानते थे कि सूर्यमंडल के योद्धा धीमे उड़ते तीरों को रोक सकते थे, लेकिन दिव्यनाग विष को छूने की हिम्मत कोई नहीं करता। आखिरकार दिव्यनाग जाति का ये जहर सबसे घातक है। आखिर नील ने यह कैसे किया? कुछ ही दूर से एक और चीख सुनाई दी। बाईं और दाईं तरफ से आने वाले तीरों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से उन्हें चकमा देना मुश्किल होता जा रहा था। नील के पास उन्हें कुछ भी समझाने का समय नहीं था। बेहतर होगा कि सभी को पहले क्षेत्र से बाहर निकलने दिया जाए। तभी नील चिल्लाया, रास्ते से अलग हटो। हर कोई सन्न रह गया। दिव्यनाग विष उसकी बाहों पर फैल रहा था। नीला रंग उसकी त्वचा में उतर चुका था। फिर भी नील न सिर्फ जीवित था, बल्कि वो आगे भी बढ़ रहा था। लेकिन ऐसे में भला कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? इसलिए उसकी दहाड़ सुनकर आगे खड़े लोग एक तरफ हट गए और उसके लिए रास्ता खोल दिया। देखो,
दिव्यनाग विष किस तरह से फैल रहा है, फिर भी वो जीवित कैसे है? हैरानी से एक योद्धा ने कहा। इस पर दूसरा योद्धा भी चौंक कर बोला, उसका शरीर बाकियों की तरह गल नहीं रहा है, कोई इंसान कैसे ऐसा कर सकता है? तभी एक अन्य योद्धा बोला, अरे ये सब छोड़ो, कम से कम वो अभी भी पत्थर को धकेलने को तैयार तो है, शायद वो सबके लिए खुद को बलिदान कर रहा है। हालांकि उन योद्धाओं को पता नहीं था कि दिव्यनाग विष से संक्रमित होने के बाद भी नील जीवित और सक्रिय कैसे था। वैसे तो उन्होंने सिर्फ ये अनुमान लगाया कि उसके पास कोई गुप्त तकनीक होगी जिससे वो मौत को रोक पा रहा है, लेकिन जब उसकी आखिरी सांस भी खत्म हो जाएगी तो वो नहीं बच पाएगा। वहीं दिव्य चुंबकीय पत्थर को धकेल रहे योद्धा भी नील से दूर चले गए, जिसके बाद नील की हथेली उस दिव्य चुंबकीय पत्थर पर लगातार वार करती रही। नील की विस्फोटक शक्ति से दिव्य चुंबकीय पत्थर तेजी से आगे बढ़ने लगा। अंत में सभी ने शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र के किनारे पर बनी काली दीवार को देख लिया। उस दीवार पर कुछ दूरी पर कई सारे गोल छेद बने थे और सभी तीर उन गोल छेदों से ही बाहर निकल रहे थे। हालांकि बाईं और दाईं तरफ की दीवारें उन्हें अभी तक नहीं दिखाई दी थी, वो शायद वहां से काफी दूर होंगी। जैसे ही नील ने महसूस किया कि वो सभी वहां पहुंच चुके हैं, नील ने सीधे दिव्य चुंबकीय पत्थर पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वो सीधे दीवार से जा लगा। ऐसे होते ही दीवार के उस हिस्से पर बने छेद अवरुद्ध हो गए और अगले ही पल नील ने छलांग लगाई और दिव्य चुंबकीय पत्थर पर कदम रखते हुए दीवार पर चढ़ गया। ये देखकर पीछे आते योद्धाओं ने भी देर नहीं की, वो भी पत्थर पर चढ़कर दीवार के ऊपर पहुंचे, लेकिन फिर भी उन्होंने नील से दूरी बनाए रखी। आखिर नील के शरीर पर फैल रहा दिव्यनाग विष बेहद भयानक था। सभी के ऊपर पहुंचने के बाद युवराज शाश्वत नील के पास आए और भावुक स्वर में बोले, मेरी बहन की जान बचाने के लिए धन्यवाद। इस पर नील हल्का सा मुस्कुराया, यह तो बस एक छोटी सी बात थी, धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। इतने में राजकुमारी श्रुतिका ने घबराहट से पलकें झपकाई और नील के पूरे शरीर पर फैल रहे दिव्यनाग विष को देखते हुए बोली, पार्थ, क्या आप ठीक हैं? तो क्या होगा आगे? क्या नील के शरीर पर फैल रहा जहर उसके लिए घातक बन जाएगा? और उसे छुटकारा पाने के लिए नील को क्या करना होगा? जिस यात्रा की शुरुआत ही इतनी भयानक हुई है,